Hello students, I am your educator Alishba and welcome to biology classes by Alishba. In our previous video we have discussed about the general structure and the history of the cell, and today we are going to discuss about the classification of cell. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे कि हमारे जो सेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. अपनी पुरानी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल की हिस्ट्री होती है उसको किसने डिस्कवर किया था, और जनरली हमारा जो सेल होता है वो क्यों क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, और हम क्यों इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं अपनी बॉडी की. तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सेल की, तो ये क्लासिफिकेशन हमारा जो सेल होता है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेट किया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. अगर हम प्रोकैरियोटिक वर्ड को समझने की कोशिश करें कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, तो हम लोग अगर प्रोकैरियोटिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये डिवाइड होता है आपका प्रो प्लस कैरियन. अगर प्रो के मीन्स की बात करें कि प्रो हमारा मतलब प्रो किस चीज़ के लिए हमारा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ प्रिमिटिव, मतलब पुराना, प्राचीन, बेकार जो होता है. अगर हम सपोज़ ऐसे समझ के चलते हैं कि कोई भी चीज़ जब पुरानी होती है, मतलब कोई भी चीज़ जब पहले पुराने टाइम की बात अगर हम करें जनरली, तो जब पुराना कुछ भी जो डेवलपमेंट थी, पुरानी चीज़ों में जो डेवलपमेंट थी वो इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं थी. अगर हम एक सपोज़ बिल्डिंग की बात करें या फिर पुराने ज़माने की बात करें, तो पहले घर कैसे थे, कच्चे हुआ करते थे. प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं. जस्ट लाइक दैट ये प्रिमिटिव भी ऐसे ही होते हैं. ये जो सेल्स होते हैं प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है, वो अनडेवलप्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो अभी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है. मतलब जैसे अब हम बात करें आज के टाइम की, प्रेजेंट की, अगर हम पास्ट के और प्रेजेंट का कंपैरिजन करें तो पास्ट के टाइम पे क्या हाल था कि बहुत अजीब था, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी. लेकिन आजकल हम लोग देखें तो टेक्नोलॉजी हर जगह है और काफ़ी डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है. और अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो हमें ये भी डेवलप नहीं लगेगा. ऐसे ही जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते, इतने अच्छे डेवलप्ड नहीं होते, ठीक है. तो हम प्रो वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं यहाँ पे, अनडेवलप्ड. नेक्स्ट, कैरियन, जो आपका कैरियोटिक जो वर्ड लिया गया है वो वर्ड हमारा ग्रीक लैंग्वेज से कैरियन से लिया गया है. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें और इसको कंपैरिजन करके, मतलब एक साथ हम इसको कंबाइन करके अगर हम इसकी बात करें, तो ऐसा सेल जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है या अनडेवलप्ड होता है या फिर एब्सेंट ही होगा, ठीक है. अभी आप ऐसे लगा के चलो कि टेलीविज़न की अगर हम पहले बात करें तो ब्लैक एंड वाइट होता था, और उससे पहले रेडियो होते थे. रेडियो भी आपको सब वो न्यूज़ देते थे, लेकिन वो सिर्फ काम कर रहे हैं आपको न्यूज़ देने का. जैसे ऐसे ही जो हमारे सेल होते हैं प्रिमिटिव सेल या प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो काम कर रहे हैं, आपका जो न्यूक्लियस का काम होता है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास न्यूक्लियस नहीं है. जैसे पुराने ज़माने में टीवी नहीं थे, लेकिन टीवी का काम हो रहा था रेडियो से, ठीक है. बस हम सुन सकते थे, हम कुछ देख नहीं पाते थे. तो यहाँ पे आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो अपना फंक्शन करता है, जो उसका फंक्शन है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, या एक स्ट्रक्चर होता है सेल का न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं होता, अनडेवलप्ड होता है. उस सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होगा. अब यहाँ पे जाके जो सेल्स होते हैं वो डेवलप्ड हो गए. अब टाइम ऐसा आ गया है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है. ऐसे ही जो सेल है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, और सेल के अंदर भी क्या चीज़ आपकी डेवलप्ड है, न्यूक्लियस डेवलप्ड है. तो क्या डिफरेंस होता है दोनों सेल्स में? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है या फिर वो एब्सेंट ही होता है. और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, डेवलप्ड होता है, ठीक है. और इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, एब्सेंट होता है या अनडेवलप्ड होता है. तो ये डिफरेंस होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में. अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से कौन से एनिमल्स मिलके बने होते हैं, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है या फिर वो अनडेवलप्ड हैं. तो देखिए, बैक्टीरियल सेल, या फिर हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया की, और ब्लू ग्रीन एल्गी. तो जो बैक्टीरियाज होते हैं हमें पता है हम उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं. और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्या होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम लोग काही बोलते हैं. इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमें पता है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ को काम करने की ज़रूरत नहीं है. तो इनके अंदर सेल अगर बेकार वाले भी होंगे तो चलेगा, इनकी बॉडी उसमें फंक्शन करेगी. और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके एग्जाम्पल होते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल.
अब जो प्लांट होता है उसको भी काफ़ी सारे फंक्शन करने होते हैं, जैसे कि उसको फूड भी बनाना है, उसको एक्सक्रेशन भी करना है। उनके पास पार्ट्स तो नहीं होते प्लांट्स के पास, लेकिन सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सब शो करता है, उसके अंदर सारे फंक्शन होते हैं, बिकॉज वो एक लिविंग बीइंग है, उसको रिप्रोडक्शन भी करना है, उसको सारे फंक्शंस करने हैं। फूड कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो वो भी एक तरह का आपका कॉम्प्लेक्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और वी कैन से और कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग है। और एनिमल सेल में आपका ह्यूमन और एनिमल दोनों आते हैं। एनिमेलिया कैटेगरी में हमें पता है कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एनिमेलिया कैटेगरी में हमारे एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों आते हैं एनिमेलिया कैटेगरी में। तो यहाँ एनिमल सेल का मतलब आपका क्या है? ह्यूमंस और एनिमल्स। तो जो ह्यूमन और एनिमल्स होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्यों होती है हमारी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड? हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस पाए जाते हैं, और उन फंक्शंस को करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए होती है। इवन अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे अभी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं फास्टिंग मोड में हूँ तब भी मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तब ज़्यादा है। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसके बावजूद भी मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ, तो भी हमारी जो एनर्जी है वो किसी जगह पे तो स्टोर होगी, तभी तो हमें एनर्जी मिल पा रही है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। इस वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के एक बार हमने समझ लिया है, यूकैरियोटिक सेल को हमने समझ लिया है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। उसमें हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं बैक्टीरियल सेल का, क्योंकि बैक्टीरियल सेल आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और इसका डायग्राम बहुत इजी है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको समझाया, प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है, या फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जो यूनिसेलुलर्स होते हैं। अब देखो हमारे पास दो वर्ड्स यूज़ होते हैं हमारे, सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। आपने एक वर्ड सुना है मल्टीविटामिन बोल देते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी वर्ड यूज़ होता है आपका। तो हम लोग मल्टी का मतलब यूज़ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं। यूनी वर्ड जहाँ पर भी आपका आता है उसका मतलब होता है सिंगल। ठीक है, ये सिंगल है। इट मीन्स जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं होता। दैट लैक्स मीन्स कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है। अब देखो हम स्पेसिफिकली अगर हम सिर्फ एक न्यूक्लियस की बात करें तो हमारा न्यूक्लियस होता क्या है, जस्ट एक बार हम लोग अपना माइंड सेट करके चलते हैं कि न्यूक्लियस एक्चुअल में होता क्या है। न्यूक्लियस हम लोग वर्ड समझ रहे हैं, लेकिन हमें अभी नहीं पता कि न्यूक्लियस होता क्या है। बेसिकली जो जनरल स्ट्रक्चर होता है सेल का, सपोज ये एक सेल है, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, तो ये एक एनिमल सेल है। इसके बीच में आप हमेशा जब भी सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हमें बीच में एक स्ट्रक्चर दिखता है राउंडेड, और एक बड़ा सा ऐसे दिखाई देता है, और कुछ स्ट्रक्चर्स इधर उधर दिखाई देते हैं, छोटे छोटे ऐसे हमको नज़र आते हैं। ठीक है, किसी भी सेल का जो मेन पार्ट होता है दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, क्यों होता है अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट? ये इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी करना, या फिर जो हमारी बॉडी में जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको कैरी करने का काम करता है हमारा डीएनए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है यही बाउंडेड होता है हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस एक लेयर से मिलके बनी होती है, एक जैसे बोलते हैं पर्दा, या फिर हम बोल सकते हैं दीवार, जिसके अंदर ये डीएनए बाउंडेड है आपका। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक और छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, जैसे कि हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक वर्ड सुना है। जो ये हमारा सेल है, सेल भी एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका भी एक अपना फंक्शन होता है कि ये सेल्स को अलग अलग रखती है, और इसके अंदर जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनको बाहर नहीं जाने देती। और जो सेल को नीड है, इसको भूख लगी है, इसको मतलब कोई भी काम चीज़ चाहिए, इसको कोई रिक्वायरमेंट है, जो भी मटेरियल्स इसको बाहर भेजने हैं उनको बाहर करेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मतलब जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है सेल के लिए उनको तो बाहर नहीं जाने देगी, लेकिन जो इसका वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर कर देगी। और सेल के इनसाइड भी वही चीज़ों को सेलेक्ट करके उनको अंदर आने देगी। जैसे गार्ड्स होते हैं वो चेक करते हैं कि क्या चीज़ आपके अंदर जाएगी या फिर आप अंदर एंट्री कर सकते हैं, यानी जस्ट लाइक दैट ये भी ऐसे ही एंट्री करते हैं। ठीक है,
अब हमने न्यूक्लियस समझ लिया कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर जब मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इसका जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो बीच में ऐसे ही बना हुआ प्रेजेंट होता है, क्योंकि डीएनए हम लोग जानते हैं, डीएनए हमारा ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल हम लोग इसको बोलते हैं। अगर सिंगल ऐसे हेलिक्स होती है दैट इज़ आरएनए, और जब ये स्ट्रक्चर डबल हो जाता है वो हमारा हो जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। दो तरह के हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं प्रेजेंट सेल के अंदर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए में ऑक्सीजन लेस होते हैं और आरएनए में ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, इसलिए डीऑक्सी इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका होता है इसलिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमें पता है बैक्टीरिया हमारा, ये हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया, उसका हमने एग्जाम्पल लिया है। तो उसका ये सेल है इकोलाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई, उसका हमने एग्जाम्पल लिया है। सबसे ज़्यादा यही हम लोग पढ़ते हैं अगर हम स्टडी के पर्पज़ से देखें और एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से देखें तो इकोलाई बैक्टीरिया का डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक कैप्सूल की तरह हमें एक डायग्राम नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल कैप्सूल की तरह है और कुछ अलग नहीं है। और एक हमें इसको टेल होती है ना, जैसे पूंछ जिसे बोलते हैं, एक टेल जैसा हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैजिलम। ठीक है, ये फ्लैजिलम क्या करता है, ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, मूवमेंट में। मैंने सबसे पहले फ्लैजिलम क्यों लिया है, क्योंकि ये हमें यूनिक सा नज़र आ रहा है। ठीक है, और एक हमें और भी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ऐसे धागे जैसे निकले हुए, इसको हम लोग फिम्बरी या फिर पिलाई बोलते हैं। ये क्या काम करता है, इसका काम होता है अटैचमेंट का और फूड कैप्चर का। अब ये देखो, इसके पास माउथ तो है नहीं, तो ये अपना फूड कहाँ से कैप्चर करेगा? जो भी इसके पास फूड आता है उसको कैप्चर करने का, और किसी भी दूसरे किसी जगह पे अगर ये अटैच हो रहे हैं तो ये उसकी अच्छी मजबूत पकड़ बनाने के लिए काम करता है। जैसे हम लोगों के पास तो हैंड्स हैं और लेग्स हैं, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई हैंड्स ही नहीं है। इवन ये लोग मूवमेंट भी किससे कर रहे हैं, फ्लैजिलम से कर रहे हैं। तो फिम्बरी या फिर प्लाई क्या काम करते हैं, इनको अटैचमेंट में काम करते हैं, जो कि इनके रिप्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन से मिल कवर है। अगर हम देखें, हमने इसको क्या किया, हमने इस कैप्सूल को बीच से काट दिया है, आधा काट के ऐसे हमने काट दिया है, इस फॉर्म में इसको कट कर दिया है बीच से। ठीक, अब हमें क्या दिखाई देता है, जब हमने कट किया तो हमें इसमें डिफरेंट लेयर्स नज़र आती हैं, हमें कलरफुल एक डायग्राम नज़र आता है इसके अंदर। अगर हम इस कलरफुल डायग्राम की बात करें तो हमें सबसे ऊपर क्या नज़र आ रहा है, हमें सबसे ऊपर क्या नज़र आ रहा है, सबसे बाहर वाली जो हमारी लेयर है वो एक कैप्सूल लेयर है। ठीक है, क्या है, हमारी कैप्सूल लेयर है। एक सेकेंड, ओके, सबसे बाहर वाली जो हमारी लेयर है ये है हमारी कैप्सूल लेयर, मतलब एक कैप्सूल में बाउंडेड है। ठीक है, मतलब बंद है, सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको कवर किया हुआ है कैप्सूल ने, जिसके ऊपर पिलाई प्रेजेंट है। उसके अंदर की तरफ अगर हम देखें, ये डार्क वाली जो लेयर है हमारी, ये पूरी डार्क वाली, ये है हमारी सेल वॉल। अब सेल वॉल, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार होता है। ऐसे ही इस स्ट्रक्चर में भी वॉल का मतलब क्या है, दीवार है। ये इसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हमें पता है हमारे घर की वॉल हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसे ही जो इसकी वॉल्स होती हैं वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, ये सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। वन मोर थिंग, जो ये सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में ही प्रेजेंट होती है। अगर हम एनिमल सेल की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ओके, अब ये वाली लेयर हमने डिस्कस कर ली कि ये सेल वॉल है। सेल वॉल क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है इसके चारों तरफ से, कि अगर कोई बाहर से धक्का लगा तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, फिर कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम ना आए सेल के अंदर। अब इसके अंदर वाली एक और हमें ग्रीन कलर की लेयर नज़र आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वर्ड आप कहीं पे भी सुनेंगे, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, मतलब उसका काम जो होता है वो सब में सेम ही होगा। क्या काम होगा सेल मेम्ब्रेन का, इसे हम लोग सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, और हम लोग इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, तो इनका काम होता है सिलेक्शन करने का। अब जैसे क्या होता है, हम लोग
किसी स्पोर्ट्स में हम लोग गए तो हमें सेलेक्ट किया जाता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन का काम करती है। कोई भी अगर पार्टिकल सेल के अंदर आना चाहता है, एंट्री करना चाहता है, तो पहले ये उसको सेलेक्ट करती है कि इसको एंट्री देनी है या इसको एंट्री नहीं देनी, ये सेल के लिए अच्छा है या इस सेल के लिए अच्छा नहीं है। तो ये काम होता है आपका सेल मेम्ब्रेन का। ये आपकी पोरस होती है। पोरस मीन्स इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक छन्नी काम करती है, ये उसी की तरह छानने का काम करती है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ों को तो ये अंदर जाने देगी, लेकिन जो सेल के लिए अच्छे नहीं हैं, बेकार हैं, जो उसको हार्म कर सकते हैं, उनको ये एंट्री नहीं देगी। उनसे बोलेगी टाटा बाय बाय, बाहर से उनको भगा देगी। ठीक है, उनको एंट्री ही नहीं देगी। तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। नाउ वी हैव अनदर स्ट्रक्चर दैट इज़ राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होते हैं, ये आपको दाने की तरह कुछ पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। राइबोसोम्स हमारे राउंडेड हमें नज़र आते हैं स्ट्रक्चर में। एक्चुअल में इनका थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो हम लोग इसको राउंडेड ही बनाते हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम्स बनाते हैं आपके प्रोटीन। अब प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब क्यों बोलते हैं हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स? प्रोटीन हमारी क्या करती हैं? हम लोगों को बचपन में बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पियो। ठीक है, मिल्क के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। एग के लिए हम लोगों से बोला जाता है कि आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा एग खाने चाहिए, मिल्क लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक्चुअल में क्या करता है? हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। जब ये हमारी बॉडी को बिल्डअप कर रहा है तो इसकी बॉडी को भी बिल्डअप करेगा, क्योंकि ये भी लिविंग ही है और हम भी लिविंग हैं। तो प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए के साथ कंबाइन होके जब आपका किसका प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इतना ध्यान रखते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डीएनए। अब आप देख सकते हैं कि एक धागे की तरह हमें कुछ नज़र आ रहा है। ये हमारा क्या होता है? डीएनए। ये एकदम गुच्छे की तरह होता है, लंबा लंबा ऐसी पड़ा हुआ होता है। इसका फंक्शन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है डीएनए का? टू कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो हमारी बॉडी कैसी बननी है या हमारी बॉडी का हर पार्ट कैसा बनना है, उस सब का काम करता है हमारा डीएनए, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब हमारा एक लास्ट स्ट्रक्चर बचा है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रिजाइन। अब हम जानते हैं न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट ही नहीं है सेल में, क्योंकि ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन जिस एरिया में आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, कुछ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल हम यहाँ पे, एक सेकेंड, जेनेटिक मटेरियल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जितने एरिया में ये प्रेजेंट होता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रिजाइन। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो वो जो रिजाइन है, वो जो जगह है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रिजाइन। ठीक है, बाकी सेल्स के अंदर आपके अदर मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें और भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो वो सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं। तो वो चीज़ें भी इसके लिक्विड में भरी होंगी, और यहाँ पे आपका जेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, मैट्रिक्स भी होता है भरा हुआ। ठीक है, जैसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सब हमारा था क्या? जनरल स्ट्रक्चर। जनरल नहीं, पूरा ही स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल का। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इतना लिख के आएंगे। तो ये हमने इकोलाई बैक्टीरिया है जिसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंपोज्ड होता है किन किन चीज़ों से? सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है हमारी किस चीज़ का काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या काम करती है? सेलेक्टिवली
मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं। तो ये क्या करती है, प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करती है, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं को एंट्री देती है, बाकी को ये एंट्री नहीं देती। थर्ड हमारा होता है कैप्सूल। कैप्सूल मतलब चारों तरफ की जो लेयर है वो भी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर हो गई आपके। फिर होता है पिलाई, या फिर जिसको हम लोगों ने फिम्बरी भी पढ़ा था, ठीक है। इसका क्या काम होता है, अटैचमेंट का काम करता है ये, जो कि फूड कैप्चर में भी, और ये आपका रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी अटैचमेंट में काम करेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्लैजिला, जो सबसे लंबा वाला हमारा एक धागे की तरह स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जिसे फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला आपका काम करता है लोकोमोशन में, मतलब मोशन कराने में। नेक्स्ट होता है राइबोसोम्स, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह जब ये मूव करता है तो वो लोकोमोशन जो होता है उसमें हेल्प करता है हमारा फ्लैजिला। नेक्स्ट हमारा होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे राउंडेड स्ट्रक्चर हैं जो कि काम कर रहे हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में। सेवन हमारे हैं प्लाज्मिड्स। ओके, प्लाज्मिड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड्स का काम करते हैं, इसको कलर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जो इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं वो सब प्रोवाइड कराते हैं आपके प्लाज्मिड्स। उनका इतना इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल हम लोग रोल नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमने बात की है इकोलाई की, ठीक है। तो ये सब हमारा था आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनिमल सेल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much, and yeah, if you are new then subscribe to my channel. Have a good day.